सुप्रभात, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की एक अहम खबर से। दिल्ली कूच पर अड़े हुए किसानों के आंदोलन के चलते सभी बॉर्डर सील कर दिए गए हैं और सभी सीमाओं पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। कल भी कई जगहों पर उग्र प्रदर्शन हुआ था। केंद्र के कृषि कानून का किसान लगातार विरोध कर रहे हैं। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली कूच के लिए किसान अड़े हुए हैं। आंदोलन के चलते सभी बॉर्डर सील किए गए हैं, सभी सीमाओं पर भारी पुलिस बल तैनात है। कल भी कई जगहों पर उग्र प्रदर्शन हुआ था। केंद्र के कृषि कानून का किसान लगातार विरोध कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से किसान अपनी मांग को लेकर दिल्ली कूच करने के लिए अड़े हुए हैं। लगातार उन्हें समझाइश दी जा रही है, सभी बॉर्डर सील किए गए हैं। उसके बाद भी किसान दिल्ली जाने की जिद पर अड़े हैं। ऐसे में उन पर सख्ती भी की जा रही। कई जगह पर कल उग्र प्रदर्शन हुआ, जहां पर सख्ती से उन्हें रोकने की कोशिश भी की गई है। तो केंद्र के कृषि कानून का किसान विरोध कर रहे हैं, दिल्ली कूच करने पर अड़े हुए हैं। शासन और प्रशासन लगातार उन्हें रोक रहा है, समझा रहा है, पुलिस भी समझाइश दे रही है, लेकिन उसके बाद भी दिल्ली कूच करने के लिए अड़े हुए हैं। जहां पर एक बड़े आंदोलन की तैयारी है, देश भर के किसान यहां पहुंच रहे हैं। खासतौर पर हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश के अलावा 4-5 राज्य ऐसे हैं जहां से किसान बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरीके से हाईवे पर जाम लगा दिया और किसान कूच पर अड़े हुए, उन पर पानी की बौछार की गई, उन्हें सख्ती से रोकने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बाद भी किसान दिल्ली कूच पर अड़े हुए हैं। दिल्ली के सभी बॉर्डर को सील कर दिया गया है किसानों के आंदोलन को लेकर और उनके दिल्ली पहुंचने को लेकर। ये आज सुबह की ताज़ा तस्वीरें, नेशनल हाईवे पर किस तरीके से किसानों ने जाम लगा दिया और दिल्ली कूच पर अड़े हुए हैं, लेकिन लगातार उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है। शासन और प्रशासन ने भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर रखा है और कई जगहों पर तो सख्ती भी की जा रही है, लेकिन उसके बाद भी किसान दिल्ली जाने के लिए वहां पर एक बड़े आंदोलन के लिए अड़े हुए हैं। केंद्र के कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं किसान और देश के कई राज्य हैं जहां से किसान पहुंचे हैं। और उसके बाद आगे की रणनीति तय करेंगे कि आगे क्या। बढ़ते अगर बात छत्तीसगढ़ की करते हैं, यहाँ 1 दिसंबर से शुरू होने वाली धान खरीदी के लिए छत्तीसगढ़ में आज से किसानों को टोकन दिया जाएगा। प्रदेश में कुल 21,47,000 से भी ज्यादा किसानों ने पंजीयन कराया है, जिन्हें आज से ही टोकन मिलने लगेगा। टोकन पाने के लिए किसानों में होड़ मच गई है। 2 दिन पहले से ही धान खरीदी केंद्रों में कतार लग गई है। पहले टोकन पाने के लिए लोग गलत जगह कर रहे हैं। इधर टोकन बांटे जाने से पहले राजधानी में गुरुवार को कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक ली। सीएम के ACS सुब्रत साहू, ACS वित्त भी इस बैठक में शामिल हुए। तो आज से टोकन का वितरण होगा और टोकन पाने के लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं, किसान संघर्ष कर रहे हैं। स्टार जैन हमारे सहयोगी सीधे इस खबर पर हमारे साथ इस वक्त रायपुर से जुड़े हैं। स्टार, टोकन मिलना शुरू होने वाला है, लेकिन उससे पहले भी हम देख रहे हैं कि किसान पहले से ही यहाँ पर लाइन लगाना शुरू कर चुके हैं। किस तरह की व्यवस्था, क्योंकि टोकन को लेकर किसान पहले चाहते हैं कि पहले वो टोकन मिल जाए तो उन्हें जल्द से जल्द उनकी धान खरीदी और बिक्री हो जाए। देखिए, आज से टोकन जारी किए जाने की शुरुआत होगी। 1 दिसंबर से धान खरीदी होनी है और अधिकतम 1 सप्ताह के लिए टोकन एक बार में जारी किया जाएगा। जिस प्रकार से कल हाई लेवल की बैठक हुई थी, जिसमें ACS वित्त अमिताभ जैन, ACS मुख्यमंत्री के ACS सुब्रत साहू और खाद्य सचिव कमलप्रीत जी मौजूद थे। इसके अलावा तमाम जिले के कलेक्टर और SPs को भी इस वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस बैठक में शामिल किया गया था। जिला पंचायत के CEO को इसमें शामिल किया गया था और निर्देश यही
दिए गए हैं कि कहीं भी किसी तरीके की दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसानों को धान खरीदी के कार्यक्रम में। और ये बात भी तय हुई कि जो यदि रकबा किसी किसान को बढ़ना है या कुछ करना है तो 30 नवंबर तक उसका मान्य होगा, उसके बाद रकबे में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। जहाँ तक बात करें, जो जानकारी मिली है कि इस साल करीब 2.5 लाख नए किसानों ने अपना पंजीयन कराया है धान बिक्री के लिए। इस लिहाज से अब जो लगभग जो पंजीकृत किसानों की संख्या हो गई वो 21,50,000 के करीब हो गई है। तो ये कहीं ना कहीं जो पिछली बार सरकार की जो योजना है, जिसके माध्यम से किसान न्याय योजना के माध्यम से जो किसानों के खाते में अतिरिक्त पैसा गया है धान खरीदी में, तो उससे उत्साहित होकर ज़्यादा किसान इस बार पंजीकृत कराए हैं। और बारदाने की जो कमी आ रही थी उसके लिए भी निर्देश दिए गए हैं कि पीडीएस के बारदाने और जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं एसडीपी कैटेगरी के, उनको भी शामिल किया जाए और प्रोक्योरमेंट किया जाए बारदानों का, ताकि जब धान खरीदी शुरू हो तो कहीं किसी प्रकार की कमी ना हो और सिर्फ बारदाने की कमी की वजह से किसी किसान का धान खरीदी से रोका जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी कारणवश किसी किसान यदि जो टोकन जारी होता है और वो नहीं आ पाता है अपने धान बेचने के लिए, तो उसको दोबारा मौका भी दिया जाएगा। ये भी फैसला इस बैठक में लिया गया है। बिल्कुल। और स्टार तमाम तरह की व्यवस्थाएं तो हैं, लेकिन एक अहम बात ये भी है, पहले बारदाना खरीदी को लेकर जो बातें सामने आ रही थी, लगातार राज्य सरकार ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाए। अब जो कतार लग रही है, लंबी कतार, उसे लेकर क्या कुछ व्यवस्था? क्योंकि किसान चाहते हैं कि पहले उन्हें टोकन मिल जाए ताकि उनका धान जो है जल्द से जल्द बिक सके। तो क्या इसके लिए कोई अलग से व्यवस्था की गई है या धान खरीदी केंद्रों में कुछ अलग से तैयारी है? देखिए, नए धान खरीदी केंद्र भी बनाए गए हैं जहां पर किसानों से धान खरीदा जाएगा। मंडियों में भी ये व्यवस्था की जा रही है कुछ जगहों में, और एक प्रकार से पूरा सिस्टम बनाया, क्योंकि 21 लाख से ज़्यादा किसान हैं, इसलिए एक लंबी प्रक्रिया हो सकती है। तो उसका एक चेन सिस्टम बनाया गया है, जनरेट किया जा रहा है, एक एक करके टोकन जारी किया जाएगा। अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर भी कई जगह होंगी या प्राथमिकताओं के आधार पर भी, क्योंकि बहुत सी दिक्कत भी है। जिस प्रकार से यदि मौसम की बात करें, मौसम भी काफ़ी ख़राब चल रहा है, बारिश भी इस बार अभी हो रही है और पहले भी हमने देखा है कि कई बार धान खरीदी के दौरान ही बारिश हुई है, तो ऐसे में किसानों को नुकसान होता है। तो ये बिल्कुल सही है कि किसान हर कोई चाह रहा है कि जल्द से जल्द उसका धान बिक जाए, ताकि वो जो अपने धान की फसल लेके बैठा हुआ उससे वो चिंता मुक्त हो जाए। इस भी आपको बता दूं, एक बात और भी निर्देश इस बैठक में किए गए कि जैसे जैसे धान खरीदी होती जाएगी, किसानों के खाते में तत्काल जो MSP की प्राइस है उसके तहत जो अमाउंट है वो तत्काल ट्रांसफ़र करने के भी निर्देश दिए गए, ताकि किसानों को जो पैसे की आवश्यकता होती है उसकी भी कोई कमी ना हो। बिल्कुल, आपने मौसम की बात की है स्टार, तो जाहिर सी बात है मौसम जो है छत्तीसगढ़ का बदल चुका है। तूफान के आने के बाद, निवार के बाद लगातार कई जगहों पर बारिश हुई है और प्रदेश में इस वक्त ठंड लगातार बढ़ रही है। मौसम को लेकर क्या कुछ जानकारी? क्या इस तूफान का असर, यानी कि जब पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, जब बदली छट जाएगी, तो ठंड और बढ़ेगी क्या? मौसम विभाग क्या कह रहे हैं? देखिए, जो निवार तूफान कल तमिलनाडु में तट से टकराया था, उसके बाद देखा जाए तो लगातार छत्तीसगढ़ में बादल छाए हुए हैं और कल देर शाम से तो ठंडी हवाएं चलने लगी है। कुछ स्थानों पे बारिश भी हुई है और आज के लिए भी अलर्ट है कि आज भी कुछ स्थानों पे बारिश होगी। बस्तर संभाग में ज़्यादा बारिश की संभावना है, मौसम विभाग ने चेतावनी दी थी। और आज के बाद जो है बादल थोड़े से छटने लगेंगे और जैसे जैसे बादल छटेंगे तापमान में और गिरावट आएगी और इससे ठंड बढ़ेगी। फिलहाल अभी जो है ठंडी हवाएं चल रही, क्योंकि जो तूफान का असर है, तूफान की जो हवाएं थी वो पश्चिमी दिशा की ओर बढ़ रही धीरे धीरे, तो उससे असर पड़ रहा है। थोड़ा ठंडक यहाँ पे महसूस हो रही है और ठंडी हवाएं चल रही है। लेकिन कल जब बादल छटेंगे और उसके बाद ज़्यादा ठंड बढ़ने के आसार या संभावनाएं मौसम विभाग ने जताई, और एक अनुमान के मुताबिक जो मिनिमम टेम्परेचर होता है उसमें 3 से 4 डिग्री तक की गिरावट भी देखी जा सकती है। यहाँ चलिए, बढ़ती ठंड के बीच आज टोकन का दिया जाना कहीं ना कहीं प्रदेश में गर्माहट पैदा करेगा और देखना ये होगा कि आखिरकार टोकन को लेकर, किसानों को टोकन देने को लेकर सरकार क्या कुछ व्यवस्था बेहतर तरीके से कर पाती है। इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया स्टार आपका। बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज बड़वानी जिले के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री दोपहर 1 बजे बड़वानी पहुंचेंगे। राजपुर के पास ग्राम ऊंची में आयोजित जनजाति गौरव सम्मान समारोह में शामिल होंगे। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज बड़वानी जिले के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री दोपहर को 1 बजे बड़वानी पहुंचेंगे। काफ़ी अहम दौरा। राजपुर के पास ग्राम ऊंची में आयोजित जनजाति गौरव सम्मान समारोह कार्यक्रम में शामिल होंगे।
तो आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी बड़वानी जिले का अहम दौरा है। मुख्यमंत्री दोपहर 1 बजे बड़वानी पहुंच जाएंगे। इसके बाद वो जनजाति गौरव सम्मान समारोह में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश से जुड़ी एक और अहम खबर आपको बता देते हैं। मध्य प्रदेश में भी ठंड का असर देखने को मिल रहा है। सर्द हवाओं के चलते मध्य प्रदेश में इस वक्त ठंड बढ़ गई है। कई शहरों में पारा लुढ़क गया है और इंदौर में ये 14 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। लगातार मध्य प्रदेश में भी ठंड बढ़ती जा रही है। इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। सर्द हवाओं के चलते मध्य प्रदेश में ठंड बढ़ी है। कई शहरों में पारा लुढ़क गया है। इंदौर में तो 14 डिग्री तक पारा पहुंच चुका है। यानी धीरे धीरे ठंड अपने चरम पर पहुंच रही है और अब लोग सुबह सुबह और रात के वक्त ठंड का एहसास करने लगे हैं। दिन में भी अब ठंडी हवाएं चल रही हैं। कोहरा कई जगहों पर देखने को मिल रहा है। इंदौर में 14 डिग्री सेल्सियस पारा पहुंच चुका है। तो सर्द हवाओं के चलते मध्य प्रदेश में ठंड बढ़ गई है और कई शहरों में अब पारा लुढ़क गया है। इंदौर में 14 डिग्री सेल्सियस तक पारा जा चुका है। ऐसे में लगातार ठंड का कहर अब मध्य प्रदेश में शुरू हो चुका है। सर्द हवाओं के चलते मध्य प्रदेश में ठंड बढ़ी है और अब लोगों को ठंड का एहसास होने लगा है। लोग अब सड़कों पर जैकेट और गर्म कपड़े पहने हुए नजर आ रहे हैं। तो ठंड का असर ठंडी हवाओं के चलते अब बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश में लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। तो लोग अलाव जलाकर ठंड को दूर भगाते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो सीएम शिवराज का आज बड़वानी जिले में दौरा भी है और यहां पर वो 1 बजे पहुंचेंगे और जनजाति गौरव समारोह में शामिल होंगे। राकेश चतुर्वेदी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ सीधे इस खबर पर भोपाल से जुड़े। राकेश, आज सीएम शिवराज का अहम दौरा बड़वानी में, क्या कुछ वहां पर आयोजन होंगे और क्या कहां पर जाएंगे सीएम शिवराज? देखिए राहुल, आज बात करें तो भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में बड़वानी जिले के ऊंची गांव में जो जनजाति गौरव सम्मान समारोह आयोजित किया गया है, ये दोपहर 1 बजे से कार्यक्रम होगा। सीएम 1 बजे ऊंची गांव में पहुंचेंगे और वहां पर 1000 से अधिक जो इस समुदाय के लोग हैं उनको पट्टा वितरित करेंगे। इसके साथ ही सीएम ऐसे लोगों के लिए, जनजातीय समुदाय के लिए नई घोषणाएं भी कर सकते हैं। हालांकि सीएम का जो भाषण होगा उसमें जो जनजातीय समुदाय के लोगों के लिए जो योजनाएं चल रही हैं, खासतौर पर ऐसे युवा जो लगातार जो शिक्षा में आगे कदम बढ़ाते जा रहे हैं, तो ऐसे तमाम युवाओं को वो जो मध्य प्रदेश की सरकार की योजना है उसकी जानकारी तो देंगे ही, लेकिन नई घोषणाएं भी सीएम शिवराज सिंह चौहान कर सकते हैं। देखा जाए तो आदिवासियों के लिए सत्ता परिवर्तन के बाद जिस तरह से एक बार फिर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वापसी की है और जब विपक्ष में सीएम शिवराज सिंह चौहान थे तब भी उन्होंने आदिवासियों के साथ आंदोलन किया था और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए कई जो योजनाएं का ये आरोप लगाया था कि बंद कर दी गई हैं। उन्होंने अब ये दावा किया है कि अब वो योजनाएं जो है दोबारा शुरू की गई हैं। तो ऐसे में एक और जहां पर प्रदेश सरकार की तमाम योजनाओं की जानकारी सीएम मंच से तमाम समुदाय के लोग इकट्ठा होंगे वहां पर रखेंगे, वहीं नई घोषणाएं भी शिवराज सिंह चौहान कर सकते हैं। इसके साथ ही एक अपील जरूर उस कार्यक्रम में की जाएगी। ऐसे तमाम युवा जो अब इस समाज के लोग जो युवा हैं वो उच्च शिक्षा के लिए जाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए जो आईआईटी हो या फिर दूसरे मेडिकल या अन्य दाखिले हों, उसमें जो प्रदेश सरकार की ओर से खास तौर पर योजनाएं चलाई जा रही हैं, विदेश में भी जो भ्रमण और पढ़ाई के लिए जो छात्रवृत्ति दी जा रही है, ऐसे तमाम युवाओं से अपील की जाए कि आगे बढ़े। प्रदेश सरकार की ओर से जो योजनाएं चल रही हैं उनका लाभ सभी को मिलेगा, इस बात का भरोसा सीएम शिवराज सिंह चौहान दिलाएंगे। और दरअसल बात करें, ये जो भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में ये दूसरा कार्यक्रम है। इससे पहले उमरिया में इसी तरह का एक कार्यक्रम हो चुका है। राकेश, अब मौसम की बात करते हैं क्योंकि लगातार ठंड मध्य प्रदेश में भी बढ़ती जा रही है और दूसरी ओर कोरोना का कहर भी जारी है। हालांकि कई शहर ऐसे हैं जहां पर नाइट कर्फ्यू जारी है। ऐसे में ठंड को लेकर क्या जानकारी, क्या अभी और ठंड पड़ेगी? मौसम विभाग क्या कह रहा है?
देखिए बिल्कुल राहुल, जिस तरह से तूफान का असर मध्य प्रदेश में हुआ था, यहाँ पर जो तापमान है, न्यूनतम तापमान 13 डिग्री के आसपास बना हुआ है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 28 डिग्री है। ये जो वेरिएशन है तापमान में, ये मौसम विभाग का दावा है कि कल के बाद इस वेरिएशन में और गिरावट आएगी। यानी एक तरफ जहाँ पर न्यूनतम तापमान गिरेगा, वहीं जो अधिकतम तापमान अभी कई शहरों में जो 28 डिग्री के आसपास बना हुआ है, ये भी कम होगा। यानी रात के समय, जो रात और शाम के बाद जो पूरे प्रदेश के तमाम शहरों में सर्दी शुरू हो जा रही है, उसका असर अब दिन में भी देखने को मिलेगा। दिन में भी अधिकतम तापमान है वो पारा जो है लुढ़का हुआ मिलेगा। यानी कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में अब कड़ाके की सर्दी शुरू होने वाली है और ये कहा जा रहा है कि कल के बाद धीमे धीमे हर दिन जो पारा है अब लुढ़केगा। यानी कह सकते हैं कि जिस तरह से जो दिसंबर की शुरुआत होगी मध्य प्रदेश में कड़ाके की सर्दी के साथ शुरू होगी, कई शहरों में जो पारा है 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे पहुंच जाएगा, जिसमें राजधानी भोपाल भी शामिल है। यानी कह सकते हैं कि अब मध्य प्रदेश में एक जो है सर्दी का, जो कड़ाके की सर्दी, उसका दौर शुरू होगा, जिसका असर न सिर्फ राजधानी भोपाल में होगा बल्कि मध्य प्रदेश के तमाम जिले हैं वहां पर इसका असर होगा। और जो न्यूनतम पारा है वो 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास तमाम शहरों का तापमान दर्ज होगा। लगातार बढ़ रही है ठंड और इसका असर छत्तीसगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश में भी देखने को मिला। तूफान का असर लगातार देखने को मिला। इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राकेश आपका। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गुजरात से, जहां राजकोट के अस्पताल में आग लग गई है। राजकोट के कोविड अस्पताल में आग लगी है। आग में झुलसने से 5 मरीजों की मौत हो गई है। शिवानंद अस्पताल के आईसीयू वार्ड में ये आग लगी है। बड़ी खबर आपको बता रहे गुजरात से, जहां राजकोट के कोविड अस्पताल में आग लग गई है। आग में झुलसने से 5 मरीजों की मौत हो चुकी है। शिवानंद अस्पताल के आईसीयू वार्ड में ये भीषण आग लगी है। बड़ी खबर आपको गुजरात से बता रहे हैं, जहां राजकोट के अस्पताल में, कोविड अस्पताल में भीषण आग लग गई है। आग में झुलसने से 5 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। तो इस वक्त की एक अहम खबर आपको बता रहे हैं गुजरात से, जहां पर राजकोट के कोविड अस्पताल में, शिवानंद अस्पताल के आईसीयू वार्ड में ये आग लगी है और इस आग में झुलसने से 5 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। 5 मरीजों की मौत हो चुकी है। बड़ी खबर गुजरात से, जहां पर शिवानंद अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भीषण आग लगने से 5 मरीजों की मौत हुई। आग की तस्वीरें आप देखिए। राजकोट के कोविड अस्पताल, शिवानंद अस्पताल में भीषण आग लगी, जिसमें झुलसने से 5 मरीजों की मौत हुई है और यहां पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लोगों को बचाने की कोशिशें जारी हैं। 5 मरीज ऐसे हैं जो कि आग में झुलस गए और अब तक इनकी मौत हुई है और भी लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। जहां पर आईसीयू वार्ड है शिवानंद अस्पताल का, वहां भीषण आग लगी है। तो राजकोट के शिवानंद अस्पताल के कोविड वार्ड में भीषण आग लगी है, जहां से लोगों को इस वक्त निकाला जा रहा है। भारत में चीनी सामान के बहिष्कार के कितने भी आंदोलन किए जाएं, लेकिन सरकार में बैठे नुमाइंदे इन्हें इस्तेमाल करने की अधिकृत अनुमति दे रहे हैं। ज्यादा हैरान करने वाली बात तो यह है कि कोविड की महामारी के बीच चीन की ऑक्सीजन मशीन मरीजों की जान ले रही है। ताजा मामला ग्वालियर से जुड़ा हुआ है, जहां पर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के 4थी मंजिल पर बने कोविड आईसीयू में शनिवार को लगी आग हाई फ्लो ऑक्सीजन मशीन में विस्फोट होने से भड़की। 3 महीने पहले 29 अगस्त को ही यहां पर हाई फ्लो ऑक्सीजन मशीन में आग लगी थी, लेकिन तब कोई हताहत नहीं हुआ था, तो मामला सुर्खियों में नहीं आया। लेकिन अब 2 मरीज झुलसने से 2 की मौत होने से इस आधुनिक अस्पताल में लगाई गई मशीनों की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। विशेषज्ञों की रिपोर्ट ये बता रही है कि चीन की हाई फ्लो नोजल कैनुला मशीन भरोसेमंद नहीं है। ये कभी भी आग पकड़ देती है और इसमें धमाका हो जाता है। इसका उदाहरण ग्वालियर के जयरोग अस्पताल की जांच रिपोर्ट में इस मशीन का नकारात्मक हिस्सा सामने आया था। इससे पहले शिवपुरी, इंदौर और उज्जैन में इस मशीन से हादसे हो चुके हैं। खुद कंपनी ने ही अक्टूबर महीने में एक नोटिफिकेशन जारी कर सरकार को इन मशीनों को बदलने के लिए चिताया था।
आग के कारण क्या थे, सेफ्टी मेजर्स क्या था, उसकी जांच के लिए 3 ई की कमेटी बनाई गई थी। वो लोग जांच कर रहे हैं। हम उसको तत्काल रिस्टोर कर देंगे और उसमें प्रमाण पत्र भी लेंगे, और अगर किसी की कमी कोई पाई गई इस पार्किंग में किसी चीज़ में तो उसको जो है हम कार्रवाई भी करेंगे। ये मेरा कहना है कि ये सब जांच के विषय हैं, उसके बाद मैं कोई परिणाम बात करूँगा। निश्चित रूप से ग्वालियर में जिस प्रकार की दुर्घटना हुई, एक मौत हो गई आईसीयू में, जो चीनी मैन्युफैक्चर्ड एक ऑक्सीजन की मशीन थी, कमोबेश सेम स्थिति 2 जगह और हो गई। तो मुझे लगता है कि अब सरकार को कम से कम चेत जाना चाहिए। जहाँ तक जन कल्याण की बात है और अस्पताल की बात है, उसमें तो कम से कम ये जितने भी चीनी उपकरण हैं उनका बहिष्कार करना चाहिए। मानव तस्करी के मामले में पकड़ाए 4 आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने रायपुर से एक 36 वर्षीय महिला गंगा पांडे को गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला गंगा ने ही पीड़ित वंदना जैन और उसके 4 वर्षीय बेटे समेत आरोपियों को फ्लाइट से दिल्ली और वहां से हरियाणा पहुंचाया था। पुलिस गंगा से पूछताछ कर रही है। मामले में गंगा का पति सहदेव पांडे भी शामिल है। बता दें कि मानव तस्करों का एक गिरोह काम कर रहा है, जिनकी जड़ें प्रदेश के अलावा दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान समेत देश के कई राज्यों तक फैल चुकी है। पुलिस अभी गिरफ्तार किए गए आरोपी से राज उगलवाने में लगी हुई है। पुलिस की 3 टीमें अलग अलग स्थानों पर छापेमार कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें कि शहर की 30 वर्षीय महिला वंदना जैन और उसके 4 वर्षीय बेटे को नशीली चीज खिलाकर उन्हें किडनैप कर दिल्ली फिर हरियाणा ले जाकर बेच दिया गया। पीड़िता वंदना जैन जैसे तैसे किडनैपरों से पीछा छुड़ाकर हरियाणा पुलिस तक पहुंची, जिससे इस गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है। ये तो सुबह 7 बजे की खबरों में फिलहाल इतने हैं, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBS 24 के साथ। नमस्कार।